नमस्कार, मैं हूं रजत अवस्थी और आप देख रहे हैं इम्पैक्ट भारत टीवी। आज हम एक ऐसी जगह पे मौजूद हैं जहां आप एक बहुत बड़ी प्रेरणा देख सकते हो कि यहां पर हमारे देश के नौजवानों को प्रेरित भी किया जाता है। उनके भविष्य के लिए उनको शुभकामनाएं भी भैया के द्वारा दी जाती हैं और उन्हें इस लायक भी बनाने के लिए प्रेरित किया जाता है कि वो इस देश की सेवा करें। बच्चे यहाँ पढ़ते हैं और बहुत बढ़िया भैया ने यहाँ पे बना के रखा है और ये बैसवारा की धरती है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट जगह है। और भैया का जो काम है बड़ा सराहनीय है। आप सभी इनको उदल फौजी के परिचय के साथ जानते होंगे। पूर्व सैनिक हैं, भैया ने सेना में भी अपनी सेवाएं दी हैं। और हमारे लिए व्यक्तिगत मैं अगर अपनी बात करूं तो अगर मैं इस देश के बाद किसी को पूजनीय मानता हूं तो वो हमारे देश के सैनिक हैं, क्योंकि उनसे बड़ा बलिदान हमारे देश में कोई नहीं दे रहा है। बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े पॉलिटिक्स जो आते हैं और वो बोलते हैं कि भाई हमने ये किया वो किया, लेकिन अगर वाकई में हमारे देश की भैया सेनाएं ना हो तो क्या ये सारी चीजें संभव है? इस देश का विकास संभव है? नहीं है। लेकिन बड़े आसानी से हमारी सेना पे भी आज के समय में बड़े बड़े पॉलिटिकल लोग जो कि अपने आप को इस देश का बड़ा नेता के तौर पर प्रेजेंट कर रहे हैं, वो भी सवाल उठाने में पीछे नहीं हटते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर अमेरिका कहता है कि हम सुपर पावर है क्योंकि हमारे पास ताकतवर सेना है, तो आज भारत भी ये डंके की चोट पे बोल सकता है कि वो विश्व की सुपर पावर है, क्योंकि हमारे पास वो सेना है जो निस्वार्थ भाव से हमारे देश के लोगों की सेवा करती है, निस्वार्थ भाव से इस देश के ऊपर अपनी जान तक न्यौछावर करने के लिए तैयार है। और इसके उदाहरण अभी आपने देखे हैं, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो, ऑपरेशन सिंदूर हो, जहां बहुत कम कैजुअलिटी के साथ, और कई जगह तो ना कैजुअलिटी हुई नहीं, और उन्होंने हमारे देश को गौरव महसूस कराने का पूरा मौका दिया। वो बात अलग है कि कुछ लोग हैं उनको अपनी राजनीति करनी है, लेकिन हमारे देश में सेना उतनी ही जरूरत है, उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितना हम लोग सांस लेते हैं और ऑक्सीजन हमारे लिए जरूरी है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हमारे एक तरफ पाकिस्तान है, दूसरी तरफ चाइना है, और बाहर की भी बड़ी बड़ी शक्तियां जिनकी नजर हमारे देश पर रहती है, वो हमारे देश को किसी तरह पीछे ढकेलना चाहते हैं, क्योंकि वो उनके विकास के लिए उनको लगता है कि ठीक नहीं है। लेकिन भैया ने भी सेना में अपनी सेवाएं दी हैं। और अब हम समय ज्यादा ना लेते हुए भैया के साथ बातचीत शुरू करते हैं और आपको ऐसा अनुभव मिलेगा। भैया बहुत सारी ऐसी जानकारियां आपको देंगे जो आपने आज के पहले नहीं सुनी होगी। और ये इम्पैक्ट भारत टीवी पर इम्पैक्ट मंच का पहला एपिसोड है जो भैया के साथ हमारा शुरू हो रहा है। नवरात्रि चल रही है भैया, तो क्या आप कहना चाहेंगे देश के लोगों सभी ग्रामवासियों को, क्षेत्रवासियों को और देशवासियों को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और आपके साथ आज सभी से रूबरू होने का ये अवसर मिला है। तो भैया आपका जो है जन्म यहाँ रुझेई में हुआ? हाँ, रुझेई में आपका जन्म हुआ। और यहाँ कोई ऐसी घटना जिसने आपको आर्मी में जाने के लिए प्रेरित किया? क्योंकि आप थोड़ा सा लोगों को जर्नी वो बताएं कि जैसे हमारे यहाँ जो छोटे गांव हैं, कस्बे हैं, वहाँ पे लोग बच्चे कंफ्यूज रहते हैं बचपन में, तो उनके ऊपर एक पढ़ाई का भी प्रेशर होता है और एक कंफ्यूजन होता है कि भाई हमें करना क्या है। तो आपने कैसे ये डिसाइड किया कि आपको आर्मी में ही जाना है? 12वीं तक की जो पढ़ाई हमारी है वो हमारी यही गांव से हुई है। 12वीं के बाद हम लखनऊ विश्वविद्यालय पढ़ने के लिए गए, तो वहाँ बीएससी हम कर रहे थे। और शाम को आपको मालूम ही है कि जो गांव से लड़के जब शहर चले जाते हैं तो वहाँ उनका घूमना फिरना सुबह भी, तो शुरू से आदत रही कि थोड़ा सा सुबह भी वॉकिंग हो और शाम को भी वॉकिंग हो, क्योंकि ऐसा माहौल हमारे यहाँ गांव में था। शाम को वॉलीबॉल या कोई ना कोई गेम होता था, तो हम लोग जब छोटे थे तो जो बड़े लोग खेलते थे तो हम लोग गेंद पकड़ते थे इधर उधर, वहीं बैठ कर उनको देखते थे। तो जब शहर जाने का मौका मिला तो वहां भी वही आदत की कहीं ग्राउंड में कहीं खेलने का मौका मिल जाए तो थोड़ा सा बढ़िया रहेगा। तो यही प्रक्रिया चलती रही लखनऊ में। तो लखनऊ में भी आपको पता होगा कि कमांड हेडक्वार्टर है सेना का, तो जहाँ पर बड़े हेडक्वार्टर होते हैं वहाँ थोड़ा बहुत तरीके से सैनिक रहते हैं। तो उन लोगों का चाल ढाल, उन लोगों का पहनावा, वो सब देख के प्रेरणा मिली कि यार ये नौकरी तो बहुत जबरदस्त है। पुलिस की और अन्य की उतनी बेल्ट वाली जो नौकरियां हैं उनकी इतनी इज्जत नहीं है जितनी फौज के लोग इज्जत करते हैं। तो वो सब देख के, और दूसरा गांव से जब शहर लड़का जाता है तो गांव के लोग उतना जागरूक नहीं होते हैं जितना शहर वाले लोग रहते हैं।
गांव के लोगों को तो यही है कि बस 12वीं पास किया, शहर गया। जब वो वहां से हम 6 महीने में 3 महीने में गाँव आते थे तो बुजुर्गों के पैर छूने की हमारी शुरू से आदत रही है। तो छूते थे तो आशीर्वाद देते, पूछते हैं लाला भाई कहूँ सेटअप बहा नहीं, लाला कहूँ भाई सेटअप बहा नहीं। तो ये जो बुजुर्गों का बार बार पूछना था, होता है ये हमको और जल्दी नौकरी के लिए लालायित कर रहा था कि कितनी जल्दी नौकरी मिले, क्योंकि पढ़ाई आगे की बीएससी एमएससी होगी नहीं होगी। चूंकि हम एक टीचर बनना चाहते थे और एमएससी फिजिक्स से करना चाह रहे थे, क्योंकि हम फिजिक्स राजेंद्र दीक्षित जी के पास बीघापुर पढ़ते थे, वो हमारे फेवरेट टीचर रहे हैं। तो हमको भी लगता था यार हम भी ऐसे ही बढ़िया पढ़ाएंगे और अच्छा रहेगा। लेकिन वो जो बुजुर्गों के पैर छूना और वहां सेना को देखना, तो ये लगा कि आर्मी नेवी एयरफोर्स जहां भी जल्दी जाने का मौका मिल जाए वहां हम ज्वाइन कर लेंगे। उद्देश्य नौकरी पाना था या देश की सेवा? देश की सेवा पाना तो ये था मेन, हमारा जो मोटो था, मेन उद्देश्य था वो नौकरी पाना उस समय था। हाँ। तो ये नजरिया आर्मी में जाने के बाद बदला? हाँ, नजरिया तो जब आर्मी में चले ही गए तो अब तो फिर वहां सेवा करना ही है, सेवा ही, और नहीं करोगे तो करा ली जाएगी आपसे। एकदम फैक्ट है। लेकिन यहाँ से 12वीं पास के बाद जो मेन मुद्दा था वो यही था कि नौकरी मिले, चाहे वो कोई सी भी मिले। तो वहां जब आप आर्मी में गए जी, तो वहां का डिसिप्लिन कैसा होता है? कि मैंने देखा है कि लोग आर्मी में जब जाते हैं तो उनका नजरिया फिर एकदम देशभक्ति वाला हो जाता है। जाता है क्या, वो जो ट्रेनिंग का पीरियड होता है वो देशभक्ति कूट कूट के भरी जाती है। जैसे मैं बड़े बाल रखता था पहले, हाँ, तो जब हम सेना में गए तो पहला दिन ही वो पूरे बाल खत्म। दाढ़ी छोटी थी, वो भी अपने हाथ से बनाओ, रोजाना बनाना, नहीं बनाओगे तो घिस दी जाएगी। इस तरह से वो मतलब इस तरह से देशभक्ति भरी जाती है, अनुशासन आपके अंदर कूट कूट के भर दिया जाता है। वो तो ट्रेनिंग पीरियड में खूब सिखाया गया। धागे वागे बांध के रखते थे, ये सब काट दिए गए, गले में धागा बांधते थे वो सब हटा दिया गया, मतलब सब एक समान वहां है। तो उसके बाद जब आप आर्मी में जुड़ गए, आपने आर्मी ज्वाइन कर ली, तो जब आप वापस अपने गांव आए तो पहले दिन का या पहले घंटे का एक्सपीरियंस क्या था? लोगों से जवाब मिले? लोगों से जवाब मिले क्या, जब हम पहली बार यहाँ वापस आए ट्रेनिंग से तो लोगों में बहुत उत्साह था, क्योंकि हम बहुत छोटी फैमिली से थे। तो परिवार में हमारे क्या पूरा जो बहुत बड़ा परिवार था उसमें भी कोई नौकरी नहीं थी। पहली नौकरी अगर किसी ने मेहनत करके पाई थी तो मैं अकेला था। आप? हाँ, और फौजी 3-4 फौजी उसके पहले गांव में थे, लेकिन एक तो फौजी भी कम थे और दूसरा जो नौकरी हमने अपने यहाँ परिवार में पाई थी वो मैं पहला व्यक्ति था। तो उत्साह थोड़ा ज्यादा था। उत्साह थोड़ा ज्यादा। तो आपको जब आप स्टडी कर रहे थे तो उसके साथ साथ जब आप आर्मी आपने ज्वाइन की, तो वो कितने दिन का पीरियड था? कितने साल आपको लगे मेहनत करने में? भाई 99 में मैंने इंटर पास किया है और 2002 में हम सेना में एनरोल। आप इन्वॉल्व हो? बस यही 3 साल का बीच का अंतर है। मतलब बड़ा फॉर्चुनेट कह सकते हैं कि बड़ा 3 साल मेहनत की है मैंने। तो मैं थोड़ा उस समय ओवरवेट था, करीब 80 kg का था जब मैंने 12वीं पास की। तो लोग कहते थे यहाँ मजाक में, हमको लोग हलवाई भी कहते थे कि तुम हलवाई की जैसे पेट निकाले हो, तुम कैसे फौज में जाओगे, कैसे पुलिस में जाओगे। तो एक बार हमने पीएससी की भर्ती निकली हुई थी, तो पिताजी हमारे लेके गए थे, सीतापुर में भर्ती थी। तो वहाँ हम लॉन्ग जंप क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। तो हमको लग रहा था कि क्रिकेट बॉल थ्रो वगैरह क्रिकेट खेलते थे इसलिए वो इवेंट कर ले गए, लेकिन लॉन्ग जंप हम नहीं कर पाए। तो हमारे मन में कहीं न कहीं ये आया कि अगर कोई बताने वाला होता तो हम लोग जल्दी से थोड़ा सीख जाते। फिर यहाँ से फिर हम शहर की तरफ चले गए। जब शहर गए तो वहाँ सुबह शाम 2 ट्यूशन पढ़ाते थे, एक सुबह मतलब स्कूल जाने से पहले और एक स्कूल के आने के बाद शाम। और फीस ज़्यादा लेने का पहले से कि ज़्यादा ट्यूशन ना पढ़ाना पड़े। उस समय 99 में 5 रुपए की बहुत वैल्यू हुआ करती थी, बहुत। तो 5 रुपए के एक सुबह ट्यूशन पढ़ाते थे और 5 रुपए के एक शाम को। और पूरे महीने का खर्चा मात्र 600 रुपया था, पूरे महीने का। तो उससे भी हमारा खर्चा पानी बड़े आराम से चल जाता था और बड़े आराम से हम वहाँ रह लेते थे। सब्जी पानी जो भी खर्चे होते वो पिताजी तो यहाँ देते ही थे, प्लस वहाँ का जो हम अपनी तरफ से जो खर्चा पानी है वो हमारा बड़े आराम से हो जाता था। तो समाज सेवा में कब से सक्रिय हुए? क्योंकि मैंने देखा है कहीं इस पूरे क्षेत्र में जहाँ आपका पहुँचना संभव होता है, कुछ भी अच्छा कार्य होता है तो आप सबसे पहले वहाँ उपस्थित मिलते हैं। एक्चुअली समाज सेवा की जहाँ तक बात है, ललक पहले से ही थी। और हमारे जो गुरुजन हैं, आज मैं आप देखते होंगे गुरु पूर्णिमा पे गुरु पूजा करता हूँ। मैं देखता हूँ बिल्कुल। आज मैं जहाँ भी हूँ अपने गुरुओं के आशीर्वाद से हूँ और उन्हीं की प्रेरणा से हैं। आप बड़े विधिवत करते हैं उनके पैर वर छू करके। हाँ। तो हमें लगता है कि हम जहाँ हैं आज वो अपने गुरुओं के आशीर्वाद से हैं।
तो यहाँ जब कानपुर हमारी पोस्टिंग हुई 2017 में, उसके पहले जब हम छुट्टी पे आते थे तो समाज सेवा क्या, और तो हमारे पास क्या था, फौजी आदमी थे, आसपास का क्षेत्र साफ सफाई हम अपने आप स्वयं कर देते थे। हाँ। सफाई कर्मी नहीं खोजेंगे, कहाँ है कौन है, कोई मतलब नहीं है। वो झाड़, पहले फावड़ा उठा के जो बड़ा एरिया था वो साफ कर लेते थे, बाद में रोजाना सुबह उठ के 1 घंटा झाड़ू लगाना। तो हमारे मोहल्ले के बाबा लोग थे जो, जैसे हम शाम को आ गए या वो हमारी उनसे एक दिन मुलाकात नहीं हो पाई, वो एरिया एकदम साफ, फिर हम कहीं बुआ के यहाँ चले गए, कहीं रिश्तेदारी में चले गए, तो वो लोग अगर उस गली से निकलते थे तो हमारे पिताजी से पूछते थे, हमारी आजी थी उस टाइम, आजी से पूछते थे कहाँ है, कि हमें लग रहा फौजी छुट्टी आ गए। अरे कहीं मिलो नहीं, कैसे पता चलेगा सफाई, तो कहीं कि ये देख के पता चलेगा कि उदल आगे है। हमारा गांव का नाम उदल फौजी, इसे हमको गजेंद्र सिंह पटेल बोलते हैं। तो फौजी के मतलब आर्मी की वजह से, आर्मी की वजह से उदल फौजी लोग बोलने लग गए। आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट आप किसे मानते हैं, आर्मी में जाना या वापस आके? अब ये टर्निंग पॉइंट तो ये जो वापस आए हैं, क्योंकि पढ़ाई लिखाई करके नौकरी पाना तो आम बात है, और फौज में भी बहुत सारे लोग हैं। ये जो अन्य लोगों से हटके एक विशेष, जिसके लिए आप आए हैं मेरे पास मेरे इंटरव्यू के लिए, तो जब मैं कानपुर पोस्टिंग आ गया तो हमारा लगाव इस क्षेत्र से थोड़ा ज्यादा हो गया, आना जाना ज्यादा हो गया, तो लगाव ज्यादा हो जाएगा। जब किसी के यहाँ कोई जाएगा ही नहीं तो लगाव नहीं बढ़ेगा। बर्थडे हो, मुंडन हो, कहीं भी हो, लोग बुलाते थे और हम आते थे। तो 2016 लास्ट में हम यहाँ आ गए और 17 से हमारी जर्नी यहाँ की चालू हुई। आपकी पसंदीदा कोई किताब जो आपको प्रेरित करती हो, या कोई व्यक्ति आपके जीवन में जिसको आपकी एक शिवखेड़ा जी की किताब है, जीत आपकी। जब भी हमको खाली समय मिलता है तो हम उसको पढ़ते रहते हैं। फिर एक 2018 में एक यहाँ प्रतियोगिता हमने कराई, दौड़ प्रतियोगिता। उसमें बहुत क्षेत्र के युवा, जितने हम नहीं चाह रहे थे उससे 10 गुना ज्यादा लड़के उसमें इकट्ठा हुए, और उन लोगों ने कहा कि भैया अगर हम लोगों के लिए कोई ऐसी व्यवस्था हो जाए जिससे हम लोगों को कुछ हफ्ते 15 दिन में आपके द्वारा कुछ ज्ञान मिल जाए तो थोड़ा और बेहतर हम कर पाएंगे। तब इस एकेडमी की तरफ हम लोगों का मन गया, और फिर ये जगह, हाँ ये जगह पहले हमने ले ही रखी थी। सामने वाले भैया से पूछा तो उन्होंने कहा नहीं ठीक है, ग्राउंड है, आप इसको सफाई करा लो, इस्तेमाल करो। फिर ये एकेडमी 2018 मई में शुरुआत हो गई। तब से फिर पहली भर्ती, लोग इस एकेडमी के बच्चों ने पहला बैच जो सितंबर में भर्ती थी कानपुर में, और उसमें सबसे अच्छा रिजल्ट दिया। अच्छे रिजल्ट की तो हमें उतनी परवाह नहीं थी, क्योंकि हम दौड़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो रिजल्ट तो आना ही है। जो हमको अच्छा लगा वो ये लगा, इसी उन्नाव के लड़के, इसी बीघापुर क्षेत्र तहसील क्षेत्र के लड़के जो 10, 15, 20 या 50 लड़के कह लीजिए भर्ती में जाते थे, वहाँ तहसील बीघापुर के लिए एक अलग दिन भर्ती वालों को, सेना को लगाना पड़ा। इतना लड़का यहाँ से वहाँ भर्ती में पहुंचने लग गया भर्ती के लिए। तो वहाँ लोगों ने पूछा पहले तो कभी इतना लड़का भर्ती में आया, इतना लड़का क्यों भर्ती में आ रहा है? तब लोगों ने बताया कि एक फौजी भैया हैं उदल भैया, उन्होंने एक एकेडमी खोली है साईं बाबा के नाम से, वहाँ हम लोगों को एक तरफ से रजिस्ट्रेशन करा दिया, तुम सब दौड़ो, सब भर्ती। साईं बाबा नाम जो आपने रखा है, ये कोई खास वजह? इसलिए हम बाबा के पुजारी हैं। अच्छा। तो हम अपने हर कार्य के लिए शुरुआत बाबा के नाम से ही करते हैं। तो बाबा का नाम, फिर मेरा नाम, और फिर ये एकेडमी यही है। तो अब यहाँ पर लगभग कितने छात्र जो है प्रशिक्षण लेते हैं एकेडमी में? अब तो आपको मालूम ही है कि अग्निवीर आने से पूरा सिस्टम बदल गया। पहले क्या आप इसे कैसे, अच्छा एक सेकंड में आपको टोक रहा हूँ, अग्निवीर जो आया, जो ये सिस्टम लेके आए, हमारे रक्षा मंत्री ने इसको अनाउंसमेंट किया था, तो आप उसको कैसे देखते हैं? ये सही है या पहले वाली व्यवस्था ज्यादा सही थी? पहले वाली व्यवस्था ज्यादा अच्छी थी। तो जैसे ये लोग कहते हैं कि इसमें कुछ अभी हम सुधार कर देंगे, लेकिन अभी तक कर दें अच्छा ही है भाई। जैसे कह रहे हैं कि अग्निवीर वाले जब आएंगे तो उनको हम नौकरी देंगे, तो हम तो आपके माध्यम से सरकार से यही गुहार लगाना चाहते हैं कि वो एक बार भर्ती की तैयारी करना तो बड़ा महाभारत है, दोबारा वो यहाँ आए, फिर से भर्ती की तैयारी करे, फिर आप दोबारा उसको परसेंटेज के हिसाब से मतलब दो बार। हाँ, ये नहीं हो पाएगा युवाओं से। ये युवाओं से क्या, किसी से कोई हमें से कहे समय भी जाएगा। तो वो ये कर दे कि जैसे 4 साल उनके पूरे हुए, वहीं से 10 लड़के, ये रमेश, सुरेश, दिनेश, 1 से लेके 10 तक उत्तर प्रदेश पुलिस में चले जाओ, 11 से लेके 20 तक मध्य प्रदेश पुलिस में चले जाओ। देना चाहिए कि हाँ, वहीं से भेज दे सीधे, वहीं से आप भैया ये लो, इनको 6 महीने प्रशिक्षण दो और इनको लगा वो फिर यहाँ आए, यहाँ से फिर वो दोबारा तैयारी करें, कुछ कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमको ये थोड़ा सा कम ठीक लग रहा है। ये कम ठीक लगा। आप अपने भारत में, आपको भी पता है कि भारत को आजाद कराने में
मतलब ऐसे कई लोग हैं जिनके तो नाम भी नहीं आते, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके नाम किसी न किसी कारण से दबा दिए गए। आप किसे मानते हैं नायक जिसने भारत को आजादी दिलाई? आप एक से ज्यादा नाम भी ले सकते हैं। आजादी के लिए तो शुरू से ही लोग बिगुल फूके हैं। मेरे गांव के ही 2 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं। पहले तो स्वतंत्रता में भाई एक आदमी तो हो ही नहीं सकता, उसके साथ एक नायक आगे चलता, उसके साथ पूरा काफिला चलता है, तब जीत मिल पाती है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को आप मानते हैं? हाँ, या सरदार आप वल्लभ ये सोचते हैं कि नेहरू? नहीं नहीं, हमारे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही बोलूंगा। इसलिए बोलूंगा कि कोई भी युद्ध हो, नरम वालों का तो रहता ही है, गरम दल वालों की ज्यादा मान्यता रहती है। तो आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं गांधी जी की कि अगर एक गाल पे कोई तमाचा मारे दूसरा आगे करो, वो जमाना तो कभी छोड़ के रहा जाएगा। होगा, आज तो जमाना रहा नहीं। नहीं, तब भी उससे आजादी नहीं मिली थी। हाँ, आजादी सुभाष चंद्र बोस की, हाँ, जी, जब उन्होंने सेना का निर्माण किया, हाँ, है ना, आजाद हिंद फौज की स्थापना की, और उसके बाद ही मिली है। तो जो काम और उन्होंने बड़ी पैदल यात्रा करके भारत, पश्चिम बंगाल से अफगानिस्तान, फिर वो बाहर गए, वहां से उन्होंने अपनी सेना बनाई, तो उसके बाद बड़ा परिश्रम करके मिली है। जैसे पाई जा सकती है वैसे ही मिलेगी। अगर कोई युद्ध जीतना है तो सेना जीतेगी, अन्य लोग नहीं जा सकते। तो एक और सवाल है इस पे कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के साथ हुआ कि गांधी जी ने कहा भाई आप मत बनो प्रधानमंत्री, नेहरू को बना दो, और जो सुभाष चंद्र बोस जी के साथ हुआ आजादी मिलने के बाद, ये दोनों चीजें जस्टिफाइड हैं क्या? अब जस्टिफाइड है, एक का तो कुछ अलग ही पता नहीं चल रहा, आपको भी मालूम होगा। बिल्कुल वही चीज है, उनकी डेथ कैसे हुई इसका कोई अनुमान नहीं लगा पाया। तो क्या सत्ता के लालच में जबरन सत्ता पे कब्जा किया गया किसी परिवार के द्वारा या किसी संगठन के द्वारा? अब उस समय वो लोग हावी थे कह लीजिए, चाहे गांधी जी को लोग मानते थे, तो उनका मन था कि नेहरू जी बने, तो इस वजह से उन्होंने कहा कि भाई नेहरू जी को बन जाने दीजिए। हालांकि ये सब लोग जान रहे हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी अगर पहले प्रधानमंत्री होते तो आज देश की स्थिति कुछ और होती। पूरे स्टेट को उन्होंने ही एकजुट किया था, टुकड़े टुकड़े में विभाजन था, उन सबको मेल कराना उन्हीं का काम है। तो जो आदमी इतना काम कर सकता है, अगर उसी को प्रधानमंत्री बना दिया जाता तो जाहिर सी बात है तो ये कह सकते हैं कि कांग्रेस की शुरू की नीति है काम कोई करता है और बाद में उसको कि नहीं। हाँ, काम कोई करे, नाम किसी का हो, नाम किसी का हो, शुरू से ही चला आ रहा है, नाम किसी का हो। महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करती है आज की हमारी सरकार। थोड़ा सा हम प्रेजेंट में आते हैं कि आज के समय हमारी सरकार जो है, और मोदी जी के जब भी आप स्टेटमेंट भी देखोगे तो उनका एक मोटिव रहता है, और उन्हें काफी काम किया है, चाहे वो गांव में शौचालय बनवाना हो। हालांकि कांग्रेस ने उसने भी मजाक उड़ाया था, लेकिन मैं व्यक्तिगत मानता हूँ कि ये बड़ा कदम था। बड़ा कदम तो है ही, चाहे उज्ज्वला गैस वाला हो, और चाहे शौचालय का हो, इज्जत घर। अब महिलाएं शाम को लोटा लेके बाहर निकलती थी, कहीं न कहीं बुरा तो लगता ही था, लेकिन इस पर बड़ी सोच कही जाएगी। तो कई ऐसी चीजें हम ये कह सकते हैं कि बहुत सी ऐसी चीजें रही इस देश में जिनको जानबूझ के नहीं किया गया। हाँ, जानबूझ के नहीं किया गया ये कह सकते हैं, चाहे ये कह सकते हैं उनके अंदर ये सोच आई ही नहीं, उनके विजन नहीं था, जहाँ कोई विजन की कमी थी, ऐसा बोल सकते हैं। तो पर्यावरण को लेकर के अगर आप कुछ संदेश देना चाहे लोगों को, अगर आप बोलना चाहें पर्यावरण को लेके मैं यही एक संदेश देना चाहता हूँ कि अधिक से अधिक पेड़ लगाना अच्छी बात है, लेकिन अगर उनकी आप रखवाली नहीं कर सकते तो पेड़ ना लगाएं, कोई फायदा नहीं। वो आप एक पेड़ को समझो जैसे हत्या करने वाली बात हो गई। अगर जैसे हमारे यहाँ इस बार हमने पेड़ कम लगाए हैं, और 2 बड़े पेड़ थे बरगद के, बहुत बड़े वटवृक्ष। अब इधर से आप गांव में एंट्री करेंगे तो देखेंगे, उनमें पैसा काफी लगा, करीब एक में तो 5-6 ट्राली ईंटा लग गया, पूरा घेरा दूर से बना, पूरा उजड़ने वाला पेड़ था वो मिट्टी उट्टी भर के उसको बढ़िया एक वो बना दिया गया। तो हमें लगा कि हजार मतलब दोनों पेड़ की, एक पेड़ की 1000 की बराबर छाया है। तो हमने सोचा कि 2000 पेड़ लगाने से अच्छा इन दोनों पेड़ों को बढ़िया से संरक्षित कर दिया जाए, यही बेहतर हो। तो आप इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, कोई अभी तक आपको कहीं पुरस्कार या कुछ मिला किसी प्रशासन से? शुरुआत में ही योगी जी के द्वारा यही इसी महिला सशक्तिकरण पे फेस 1 पे एक कार्यक्रम आयोजित हुआ था जी, क्योंकि ग्राम प्रधान धर्मपत्नी ही है, तो वहां पर अवसर मिला था। इसके बाद डीएम महोदय के द्वारा एक ब्लॉक से नाम आया था कि आपकी ग्राम पंचायत को अच्छा डीएम साहब की नज़र में बोला गया है, तो वो कार्यक्रम किसी कारणवश, वहाँ सम्मान का कार्यक्रम था लेकिन किसी कारणवश वो नहीं हो पाया था, स्थगित हो गया था कि तब से अभी उसकी डेट। समाज सेवा और राजनीति के बीच बैलेंस कैसे बनाते हैं, समय कैसे निकाल पाते हैं? जो व्यक्ति, देखो ये कहने वाले शब्द हैं, समाज सेवा
आज की डेट में अगर कोई कर रहा है तो वो थोड़े दिन बाद वो अवसर मांगता है कि भैया समाज सेवा करते करते उसको राजनीति में भी उसकी एंट्री मिले। तभी आप समाज सेवा कर सकते हम हो। स्पष्टवादी आदमी हैं, बहुत घुमाते नहीं, डायरेक्ट बात करते हैं। अब लोग इस पर जो बड़े राजनीतिक लोगों को बात छेड़ देंगे कि अरे यार उदल फौजी ने इसे कैसे बोल दिया कि दोनों एक ही है, या समाज जो सेवा करता है वो राजनीति में जाना चाहता है, ये मैं मानता हूँ। नहीं, करना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं जाएंगे तो जनता आपको ले जाएगी, बिल्कुल ले जाएगी। हमारा जिस तरह से चुनाव लड़ने का कोई मन नहीं था। अभी हमने देखा योगी जी के ऊपर बायोपिक बनी है, आपने देखी? हाँ देखिए। तो उस बायोपिक में भी उनके जब गुरु जी बोलते हैं कि भाई आपको चुनाव, मेरी राजनीति भी अब संभालनी चाहिए, तो कहते हैं हमें इससे दूर रहना है। तो वो कहते हैं कि उनको एक काम दिया जाता है कि आप हॉस्पिटल में काफी बच्चे बीमार होते हैं, उनको एक काम दिया जाता है कि आप जाओ इसको मैनेज करके आओ। तो जब वहां वो जाते हैं और कलेक्टर उनकी बात नहीं सुनता है, तो उनको ये समझ में आता है कि अगर आज मैं किसी पद पे होता तो ये तुरंत मेरी बात सुनता। और वो तुरंत आके अपने गुरुजी को बोलते हैं नहीं आप बताओ पर्चा कब भरना है। और जीतने के बाद जब वो पहुंचते हैं, वही कलेक्टर जो उनसे बदतमीजी कर रहा था वो बाहर आके हाथ जोड़ के खड़ा होता है, महाराज जी बताइए क्या सेवा करें। तो यही यहाँ जब हम आए ये सब हो रहा था, तो समाज सेवा क्या, पैसे हैं, फीस है, नहीं है, चलते जाओ पढ़ते जाओ दौड़ते जाओ। तो इसमें कोई बाहरी लोगों का भी सहयोग होता है, आप अपनी तरफ से सब करते हैं? ये बाहरी लोगों का तो कभी अभी तक तो किसी का सहयोग मिला नहीं। एक सचिवालय में मुझ गाँव सानी के थे, अभी कोरोना में उनकी डेथ हो गई, कटियार साहब, वो एक बार यहाँ आए थे, वीडियो वगैरह देख के उनको बड़ा अच्छा लगा, यार कोई लड़का आके ये अच्छा काम कर रहा है। तो वो एक बार आके 500 रुपये चेक हमको दे गए थे कि ये बच्चों के उसमें चाहे दूध पिला देना, चाहे जो गरीब बच्चे हो उनकी फीस के रूप में इसको रख लेना। तो इस तरह से एक दो लोगों ने मदद की है, बाकी और किसी ने अभी तक कोई मदद की नहीं। ना हम किसी से बाबा साईं के भक्त हैं कि हम हाथ भी नहीं फैलाते किसी के सामने। तो सीएम योगी के नेतृत्व को आप कहाँ देखते हैं? और आप दर्शकों को बोलेंगे कि उनको ये फिल्म देखनी चाहिए, क्योंकि अखिलेश यादव कह रहे फ्लॉप हो रही है। नहीं, देखने चाहिए भाई। अगर मैंने तो देखी है। हाँ, एक नेता, और मुझे आज तक हिंदी सिनेमा की सबसे बेस्ट बायोपिक लगी है। मतलब मैंने तमाम देखी है, कई लोगों पे बनी। मैं कहना चाहूंगा विवेक ओबराय ने एक्टिंग करी थी, मोदी जी पे बनाई थी, और अभी एक नई मोदी जी के ऊपर वंदे करके कुछ नई फिल्म का अनाउंसमेंट भी हुआ। लेकिन वो प्रभावी कम लगी। कि योगी जी स्वयं की सद्बुद्धि से ये सब कर रहे हैं या उनके साथ कोई बहुत बड़ा सलाहकार है? वो तो मोदी जी को अपना मानते हैं, हाँ, कि भाई मानते हैं तो जरूर है कि वो उनको सलाह देते होंगे, क्योंकि आपको मालूम है भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं उन सब की लिस्ट अगर आप उठा लेंगे तो कोई बसपा से आया है, कोई सपा से आया है, कोई भाजपा का ही है, कोई और कांग्रेस से आ गए। तो ऐसे लोगों की टीम वहां बनी है। क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जैसे मोदी जी कोई भी योजना लाते हैं तो यूपी सबसे पहला राज्य बनता है उसको करने के लिए, और योगी जी उसमें पूरी तरह लग जाते हैं। तो जो हम ये कह रहे थे कि कानून व्यवस्था को कैसे उन्होंने सुधारा, पुलिस से के अधिकारियों के साथ हमारी जब बैठक, कानून व्यवस्था सुधरी है आपके साथ? 100% सुधरी है, कानून व्यवस्था तो सुधरी है। उसी नाम पर योगी जी जाने जा रहे हैं। तभी जो इन्वेस्टर्स हैं वो उत्तर प्रदेश में डरते थे लोग, यहाँ के लोग तो डरते ही थे। हाँ, बिल्कुल डरते, बाहरी यहाँ क्यों आएंगे? बिल्कुल डरते थे। तो विकास में एक कानून व्यवस्था सुधरने से भी, व्यवस्था सुधरने से, लेकिन कहीं हम ऐसा कह सकते हैं कि भी कुछ जगह थोड़ा बहुत कमी है, क्योंकि कई ऐसे पुलिस वाले और अधिकारियों के हम लोग आए दिन वीडियो भी देखते हैं कि भाई भ्रष्टाचार कर रहे हैं। बड़ा प्रदेश है, कहीं न कहीं तो फिर अच्छा दूसरा अब अधिकारी कर रहे हैं तो वो शुरू के किस टाइम के वो भर्ती हैं, कैसा उनको प्रशिक्षण मिला है। हमें नहीं लगता कि समय इम्पोर्टेंट है, समय के जो भर्ती हो रहे हैं अधिकारी और इस समय के जो सिपाही भर्ती हो रहे, हमें नहीं लगता कि वो अब इस किसी ऐसे कार्य। तो जो सपा के समय में, आप डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता हूँ, सपा के समय जब लोग जुड़े, पुलिस में ज्वाइन हुए थे, तो आपको लगता है कि उन लोगों में थोड़ा सा नहीं आएगा? भैया उस समय तो कह ही रहे हैं सब लोग, मैंने इतना रुपया दिया तब भर्ती हुए, इतना रुपया दिया तब भर्ती हुए। आज की डेट में कोई एक व्यक्ति बता दे मैंने इतना रुपया दिया हम भर्ती हुए हैं। तो ये भर्ती के समय जब आप पैसा नहीं देते हैं और साफ सुथरी आपकी भर्ती आपकी पढ़ाई पे, आपकी योग्यता पे हो जाती है, तो आपके भी कहीं हाथ कांपते हैं। जब आप किसी से कोई रिश्वत की बारी आती है और आप नहीं, तो जाहिर सी बात है आपके हाथ वो रिश्वत लेने से कांपेंगे, नहीं लेंगे आप। तो अगले कुछ सालों में आप उत्तर प्रदेश को कहाँ देखते हैं? हम देखते हैं कि अगर एक नहीं 2 मौके और मिल जाए योगी जी को तो बिल्कुल एकदम चकाचक हो जाए। बढ़िया। हाँ, केशव प्रसाद मौर्य जी आए थे, आपसे मुलाकात भी हुई, तो आपने कुछ आग्रह किया अपने लोगों के लिए उनसे? मैंने एक छोटा एक आग्रह किया है, उनके लिए तो बहुत छोटा है और हमारे लिए बहुत बड़ा है। हाँ, क्योंकि हमारे यहाँ खेल के मैदान की कमी है। एक खेल का मैदान था
जिसमें सरकार ने गौशाला बना दी। हालांकि जब उसकी नाप तोल हुई तो मैंने कहा भी भैया यहाँ क्रिकेट होता है, बच्चों का खेल का मैदान है, तो उन्होंने कहा भैया ये प्रधान जी सरकारी जमीन है। तो हम लोग तो उसको अभी तक स्कूल की जमीन मानते थे, तो हमने कहा भैया स्कूल वाले लोगों से पूछ लो कि सरकारी है कि स्कूल की है। तो पता नहीं उसमें उन लोगों को सरकारी लगी। अब हमको भी दिखाया उन्होंने, भैया ये बंजर भूमि है तो इसमें गौशाला के लिए और कहीं जगह नहीं है, यहीं पर गौशाला बनेगी, यहीं पे बनेगी। तो प्रधान के ऊपर तो आपको मालूम ही है कि डीएम का और इनका उनका इतना प्रेशर पड़ जाता है कि फिर आपको शांत होना पड़ता है। उन लोग ने अपना उस पर थोड़ा ऑब्जेक्शन लिया, स्कूल के लोगों ने कि भाई ना बने, गांव के बच्चों ने लिया और क्षेत्रीय बच्चों ने लिया, लेकिन किसी की सुनी नहीं गई। उन्होंने कहा कि गौशाला महत्वपूर्ण है किसानों के लिए, वो बनेगी। उसको बनने से वो खेल का मैदान भी कहीं न कहीं छोटा पड़ गया और बच्चों को खेलने के लिए उतना अच्छा नहीं रहा। तो वही मौर्य जी से मैंने कहा कि एक ऑडिटोरियम टाइप इंडोर गेम के लिए बन जाए, तो उसी में जिम के लिए व्यवस्था हो जाए बढ़िया बच्चों के लिए, उसी में बैडमिंटन वगैरह का कोर्ट बढ़िया बन जाए, क्योंकि स्पोर्ट जरूरी है। हाँ जरूरी है ये। आज वैसे भी फोन के समय में लोग रील ज्यादा देख रहे हैं और बाहर आउटडोर कम जा रहे हैं। नहीं जा रहा है, तो इंडोर गेम हो जाएगा तो क्षेत्र के बच्चे भी इंडोर गेम में थोड़ा सा पार्टिसिपेट करके आगे बढ़ेंगे। और जिम तो जरूरी है ही है, जिन बच्चों के पास नहीं है बाहर 200-400 रुपए देने की, वैसे हमने एक छोटा सा जिम यहाँ बना रखा है अपने स्वयं के, उससे कि जो बच्चों को बाहर नहीं दे सकते वो आवे, सुबह वो खुला ही रहता है, म्यूजिक व्यूजिक सब लगा है, आओ करो और जाओ। बहुत बढ़िया है। चार्जेस नहीं लेते, कोई पैसा नहीं देते। तो राजनीति में एक नया मोड़ आया जब पीएम मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए। उनका सबसे बेस्ट काम अब तक क्या लगा? जैसे मैं मानता हूं कि हमारी सेना को खुली छूट देना बेस्ट है, कोरोना में जो उनका प्रबंधन था बेस्ट है। आप क्या मानते हैं? आपने सेना की बात की है तो सेना से हम हैं, पहले उसी का जवाब देंगे जी। जब मोदी जी नहीं थे तो मैं अपना एक वाकया आपसे शेयर कर दूं, इसे शेयर नहीं करना चाहिए लेकिन मैं कर रहा हूं। जी जी। सेना में थे और सेना में उस समय आप देखे होंगे कश्मीर में पत्थरबाजी बहुत 100% होती थी। मतलब सेना का जवान रास्ते से जा रहा है, पीछे तो उस पे थप्पड़ बरसा रहे हैं, पत्थर मैंने देखा है, गाड़ियों पे पत्थर चलते थे। तो उसी काफिले में हमको जाने के एक बार मौका मिला। आपकी पोस्टिंग थी कश्मीर? हाँ, वो कश्मीर में हमारी पोस्टिंग थी। तो 1000 लोग जवान करीब खड़े हुए थे। बड़े अधिकारी ने आके कहा कि कोई जो है रास्ते में फायरिंग नहीं करेगा। मतलब रिटेलिएट करने का ऑर्डर ही नहीं था? हाँ, फायरिंग कोई नहीं करेगा। तो फौज में तो आदत है कि सब लोग चुप, किसी को कुछ कहना ही है जरूर पूछा जाता है लास्ट में, किसी का कोई पॉइंट है क्या? हाँ। तो हमने हाथ खड़ा किया, हम थोड़ा वहीं से बेबाक है पहले से। जी जी। हाथ खड़ा किया तो हाँ बताइए, तो हमने कहा ये यहीं रख लो भाई, जब इसको चलाना ही नहीं है तो यहाँ से यार यहीं रखो भैया, चला तो लिए कहाँ टांगे घूमते रहे, वो एक टेंशन बना रहता ना, नहाने जाओ तो उसकी सुरक्षा यहाँ वहां, तो हमने कहा इसको यहीं रख लो, और अगर ये मेरे पास रहेगा और सामने से पत्थर आएगा गाड़ी पे तो गोली चलेगी। तो कहने आप बाहर आ जाओ। लोग सोचेंगे इनको बहुत बड़ी सजा मिलेगी, अभी इन्होंने इतना आर्गुमेंट कर दिया है। सेना में तो डिसिप्लिन तो सेना में तो डिसिप्लिन है, ये है कहने आप साइड में आ जाओ, बाकी 999 लोगों को भेजो, इनसे हम अलग से बात करेंगे। अब वहां चर्चा पर चर्चा करना तो कोई वो नहीं था। फिर लास्ट में वो अपने ऑफिस में ले गए, उन्होंने कहा कि ऐसे आदेश ऊपर से नहीं है, ऊपर से गोलीबारी करोगे, पत्थरबाजी कर रहे हैं कि यहाँ के लोकल सिटीजन और इतने लोग हैं, गोलीबारी करें बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। तो जब से ये सरकार आई है तो छूट मिली है सेना, तो पत्थर मार रहे हैं तो गोली मारो, पत्थर वाले भाग गए। मतलब वो राजनीति बचाने के लिए सेना के हाथ बांध देते थे। ये कहना चाह रहा हूं। वही हाल हुआ जब कश्मीरी पंडितों का विस्थापन हुआ था, उसमें भी कोई वो नहीं हेल्प मिली, कांग्रेस की सरकार थी, गवर्नमेंट की तरफ से कोई हेल्प नहीं मिली। आप भला करके देखे कोई, तो इतना तो हौसला देखो। तो आतंकवाद कम हुआ, अब पहले आतंकवाद कम हुआ। जो व्यक्ति जिस काम के लिए भर्ती होता है, आप उसको वही काम नहीं करने, वही काम उसको करने नहीं देंगे तो उसको घुटन महसूस होगी, ये एकदम सत्य है। तो फिर जब ये सरकार आई, इसने छूट दी लोगों को, सैनिकों को छूट मिली, अधिकारियों को छूट मिली, काम तभी इतने बड़े बड़े ऑपरेशन, बड़े ऑपरेशन बिना कैजुअलिटी के। ये है। तो मोदी और राहुल कौन जरूरी है भारत के लिए? अरे मोदी ही है, अब राहुल जी का तो अभी ट्रेनिंग की उनको बहुत आवश्यकता है। यूपी में योगी या अखिलेश, उन्होंने कहा है कि आजम खान के सारे केस वापस ले लेंगे। किसने कहा है? अखिलेश ने। जैसे हमारी सरकार आने के बाद और क्या करेंगे, यही सब करेंगे। तो आप भी मानते कि माफियाओं को बचा रहे थे अखिलेश यादव?
हाँ बिल्कुल बचा ही रहे थे, तभी तो ये सब कहाँ से निकल के आ रहे हैं। अरे पूजा पाल का एक नॉर्मल सा एक एग्जाम्पल आप ले लो। बिल्कुल है कि अगर वो अपने पति की कि जो उनके पति का जिन्होंने मर्डर किया था, अगर उनकी जो रक्षा किया है, जिन्होंने उनके केस में उनकी मदद की है, अगर उनकी केवल थोड़ी सी बड़ाई हो जाए और पार्टी से निकाल दो, तो ऐसी पार्टियों में कौन जाना चाहेगा और कौन उसको आगे बढ़ाना चाहेगा। बिल्कुल सही बात है भाई ठीक है, उनको मदद मिली, उन्होंने नाम ले ही लिया, तो कौन सी इतनी आफत आ गई। लेकिन अब ये उनका अपना विजन है। अपने क्षेत्र के विधायक जी का काम कैसे देखते हो आप? कौन आज के समय में बेहतर काम कर रहा है, जो इसके पहले थे हैदर नारायण दीक्षित जी? अब वो या बड़े तो पद पे शुक्ला थे। जी? हैदर नारायण दीक्षित जी को एक विधायक नहीं, उनको 403 विधायक माने। ठीक है, 403 विधायक की हैसियत से जितना उन्होंने काम किया है, तो वो तो हम मानेंगे कि कम ही है, लेकिन एक विधायक की हैसियत से जितना काम करके वो बहुत है। और इनका अब वर्तमान विधायक जी जो काम कर रहे हैं, ये भी दौड़ भाग के बाहर से काम ला रहे हैं, प्लस अपनी निधि तो पहले उनकी खर्च हो जाती है। आप देख ही रहे हैं, सबसे ज्यादा खर्चीले हैं। जैसे इन्होंने चुनाव लड़ने से पहले एक बयान दिया था, मीडिया में काफी चर्चा हुई थी कि जितने भी जानवर हैं, गोवंश हैं, सड़कों पर टहलते हैं, अगर मैं इनको ना हटा पाया तो मैं आगे आपको भी पता है क्या बोला था उन्होंने। हाँ बोला था, लेकिन इसमें कहीं न कहीं सफल हुए या नहीं? और हम सब की मदद की आवश्यकता है। जैसे मान लो कोई गौशाला खोल दी गई, मैं अपनी यहाँ का एग्जाम्पल आपको देता हूँ। गौशाला खोल दी गई, अब जानवर भी किसान उसमें बंद करने नहीं आएगा, जानवर भी हम ढूंढते फिर कहाँ कहाँ घूम रहे हैं खेतों की तरफ से। अब एक आदमी तो काम है नहीं कि जानवर इकट्ठा करके लाकर उसके अंदर बंद कर देगा। हाँ, किसानों का बड़ा सबकी मदद, इसमें भी किसानों का बड़ा पूरे किसान लग जाए और लाख उसको अंदर बंद कर। और किसानों का बड़ा इसमें वो रहता है कि भाई गौशाला बनी है लेकिन वहाँ के लोग भ्रष्ट हैं, सब खा जाते हैं, ये होता है। हम वही उसी पे आ रहे हैं। लोगों का कहना तो कुछ भी कह सकते हैं। हाँ, कहना तो कुछ, लेकिन एक गौशाला बनी है, जानवर उसमें बंद है, उसका ताला तोड़ देना, जानवर बाहर निकाल देना, अरे ये कौन ये आप मानते हो विरोधी कर रहे हैं? ये कौन लोग कर रहे हैं? अब इस पर किसको क्या कहा जाए, देखा नहीं तो कैसे बोलोगे उसको। मैंने एक गौशाला का दौरा किया था, आज के 2 साल पहले की मेरे हिसाब से बात हो गया, 2 साल 2.5 साल हो गया। मलयपुर में गौशाला है, चंद्रिका माता मंदिर के पीछे मलयपुर है। तो राष्ट्रीय योगी सेना के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो क्योंकि मैं उस संगठन से जुड़ा हुआ हूँ, तो उन्होंने मुझे एक बार बोला कि अगर आप जाओ तो थोड़ा देखो। तो मैंने जाके वहाँ पे देखा, वहाँ के कुछ लोग भी वहाँ मौजूद थे। वहाँ की हालत ये थी कि ना पानी की व्यवस्था थी वहाँ, ना चारे की व्यवस्था थी। गाय मतलब मर जाती थी, उनकी जान चली जाती थी बीमारी से, भूख से। तो उनको वहीं पे उन्होंने बना रखा था, खंती टाइप, वहीं पे डाल के जेसीबी से मिट्टी डलवा देते। अच्छा, इस पर एक थोड़ा सा मैं आपको रोकूंगा जी। गौशाला के अंदर क्या स्वस्थ गाय कोई बंद करेगा क्या? पॉइंट है। या स्वस्थ गाय कोई छोड़ेगा क्या? पॉइंट है, सही है। जब दूध निचोड़ के कोई बीमारी लग गई, नहीं मैं हमेशा ये चीज बोलता हूँ, मगर तो उसको छोड़ देगा। मैं ये चीज हमेशा बोलता हूँ कि अगर जानवर सड़क पर हैं तो उसमें सबसे बड़ा कारण आम लोग भी हैं। हाँ, क्योंकि आप छोड़ रहे हो ये इसलिए वो सड़क पे हैं। नहीं, छोड़ने का तो एक और कारण है, अभी हम आपको बताएंगे काहे के लिए छोड़ रहे हैं। लेकिन अच्छी गाय कोई नहीं छोड़ेगा। तो जो गौशाला में आपके घर में जो जानवर हैं और गौशाला में है, मरने वालों का जो परसेंटेज है वो गौशाला में ज्यादा। जैसे पन्नी वन्नी बाहर खा रही है और उससे आप उनको रोक दो और फिर चारा भूसा देने लग जाओ, तो वो पन्नी फिर अंदर बहुत ज्यादा रिएक्ट करने में, डॉक्टर साहब से बात किया है कहीं नहीं, तब रिएक्शन उसका और बढ़ जाता है। जब वो एक जगह हो जाती है, उसको पानी और चारा मिलना शुरू होता है, फिर अंदर रिएक्शन बढ़ता है उसकी। जानवर, अब जानवर मरते हैं तो आप क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट केमिकल है, तो पन्नी ही पन्नी पेट से पूरी निकलती है। ये भी एक बड़ा कारण है। ये है। और दूसरा, अधिक जानवर का जो मेन कारण है, अगर कोई हमसे पूछे कि आप बताओ कि इन जानवरों का किस तरह से इसमें कमी लाई जा सकती है, तो मैं तो यही सवाल पूछूंगा आपसे भी और सरकार से भी। जैसे आलू है, पैदावार हो रही और उसकी खरीदारी बंद हो जाए तो आलू कहाँ मिलेगा? कितने दिन लोग उसको रखेंगे? सड़क पर फेंक दें। प्याज है, टमाटर देखा होगा आपने, फेंका जा रहा है। तो जब इसकी बिक्री बंद हो जाएगी, किसान का उत्पाद है, अगर कोई खरीदेगा नहीं तो सड़क पर मिलेगा। अगर बिक्री बंद होगी तो तीखा जरूर है इसका जवाब, लेकिन इस पर लोगों को सुधार करना चाहिए, सरकार को सुधार करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। हम लोग जब पढ़ते थे, हमारे घर में गाय हुआ करती थी और साल में एक बार उसका बछड़ा या बछड़ी जो भी होता था, बछड़ी हुई तो वो गाय तैयार हुई तो पुरानी वाली गाय को बेच लिया जाता था, उसके पैसे मिलते थे बेचने के बाद, उससे हम लोगों को फीस भरी जाती थी, हम लोगों को कपड़े खरीदे जाते थे।
आज कहीं मार्केट है उसकी नहीं कि वो गाय बिक जाएगी? हम कटने और पिटने नहीं बोल ये रहे। हमारी सुध में मैंने किसान देखी है, बड़ी बड़ी किसान मार्केट का होती थी। वो धन है, पशुधन है, उसको सरकार खरीदे, उसकी कोई उसको बाजार बेच, बनावे, हाँ, उसको बेच, उसका कोई एक मूल्य निर्धारित करे कि आपकी गाय कितनी गाय रख, मान लो हमने 10 गाय पाली, साल में वो 20 तो नहीं, हम 15 जरूर मानेंगे, 15 गाय हो जाएंगे हमारे घर में, तो हम क्या करेंगे उनका 15 का? जरूरत हमको 10 की है, हर साल 5 हमको बेचना है, कौन खरीदेगा? किसके बेचने जाएंगे? अब वो बिक नहीं रही है तो जाहिर सी बात है उसको छोड़ दिया गया, भैया जाओ, अब तुम हमारे मतलब की नहीं, दूध नहीं दे रहे तो हम पानी उनका खवा का हम का करें, या तो वो बिक जाए। अब बिक जाए, गवर्नमेंट उसको खरीदे, कोई उसका समर्थन मूल्य रखे, इसे धान का गेहूं का मूल्य रख रही है, उस तरह से जानवर का मूल्य रखे और वो बिक्री हो। जहां बहुत बड़ा क्षेत्र पड़ा है, गांव गांव गौशाला न बनावे वो, जहां बहुत बड़ा क्षेत्र पड़ा है रेगिस्तानों में, वहां बड़ी पूरा जंगल ही पड़ा है, वो उस जंगल में लाखों की संख्या में गायों को वहां छोड़ा जाए, चले व्यवस्था। अगर जो माहौल चल रहा है इसी तरह का माहौल चलेगा तो हम लोगों को आसाम की तरह इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आसाम में भी हम पोस्टिंग रहे हैं। अच्छा, वहाँ लोगों की आदत पड़ चुकी है हाथियों के झुंड से, खूब बीघों के बीघे नुकसान कर देते हैं, लेकिन लोग उस पर सवाल सरकार से अब खड़ा नहीं करते। इनको क्योंकि भैया उनको पता है हाथियों का झुंड है, जंगल में रहते हैं, इसके लिए क्या है। तो अब वो पालतू गाय से वो अगर जंगली गाय बन गई, बनाया ये सब, हमको क्या कहना है बोल के, बिल्कुल। लेकिन हमारी नजर में अगर अब वो जंगली हो गई, बिल्कुल, अगर जंगली हो गई है तो 1,000 गौशाला कुछ होने वाला है, उनको घूमने दीजिए। 1,000 गाय, 500 गाय का झुंड चलेगा, रोड से निकलेंगी, हमको गाड़ियां रोकना पड़ेगा, वो झुंड निकल जाएगा, फिर हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर गाय रोड पे बैठी है तो आप साइड से निकल जाइए, उनको कुछ मत बोलिए, बिल्कुल, जैसे वहां हाथियों के साथ होता है। झुंड आया कि गाड़ी है रोक लो, पूरा झुंड जब तक नहीं निकल जाएगा आगे नहीं बढ़ेंगे। गन्ने के खेत, कटहल वहां बहुत होता है, केला बहुत होता है, बीघा नुकसान कर जाते हैं, तुरंत वहां पटवारी लगे हैं, फोन हो जाएगा, भैया इतना बीघा आएंगे, चेकिंग, इतना बीघा किसका था? सुरेश के खाते में उसका धन चला गया। तो वो व्यवस्था अगर यहाँ लागू हो जाए, हमने एक दिन एक चर्चा में रखा ये बिंदु, तो लोगों ने कहा कि लाला हिया तो सब लई मार रहे हैं, ऐसे कहीं। अच्छा, पहले ही लोग ये सोच लेते हैं कि ये हो ही नहीं सकता। हाँ, हमने कहा ये व्यवस्था यहाँ लागू कर दो, जिसके खेत चढ़ जाए उसको उसका हिसाब कर दो। कहीं लाला हिया रोज कहीं हमारा चढ़ गए तो हमका ऐसे कैसे कहीं नहीं चढ़ गया, उसका आएगा, पटवारी देखेगा चरे गए हैं कि नहीं चरे गए हैं। चरे गए हैं तो मालूम है कि 1 बीघे में 15 कुंटल गेहूं होता है, तो 15 कुंटल गेहूं उस किसान को मिल जाए, उसका दाम उसको दे दिया जाए, चरने दो गाय को, फ्री छोड़ो, नहीं कोई व्यवस्था है। अभी हाल ही में इस समय बिहार का चुनाव जोरों शोरों पर है और कुछ टीवी चैनल तो ऐसे हैं कि मतलब पूरा तैयार होके एकदम उसी में लग गए हैं, दूसरा काम नहीं है, नाम जनता की कोई खबर दिखाई जा रही है उनके चैनल पे, ना उसकी बात हो रही, केवल बिहार का चुनाव। एक मुद्दा उठा, 20 दिन के अंदर लगातार 2 बार पीएम मोदी की मां को गाली दी गई। एक बार कांग्रेस और तेजस्वी यादव जो है, आरजेडी, शायद आरजेडी है, तो उनके साझा मंच से, उसके बाद अभी फिर तेजस्वी यादव की रैली थी वहां से। उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, हम तो कहीं न कहीं ये कहते हैं कि वो बिहार के जो नेता पहले रहे हैं वो वाकई लोग उनको, उनका परिवार अनपढ़ रहा है और वो भी अनपढ़ ही हैं, अभी उनको ट्रेनिंग इसकी नहीं मिल पाई। अब माँ को गाली देना, उनको मंच से यही नहीं मालूम हमको क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। टीआरपी बढ़ाने के लिए लोग इस तरह की बातें कर देते हैं ताकि हम ही को दिखाया जाए बार बार की तेजस्वी ने मोदी की माँ को ये कहा। लेकिन इसका नुकसान आपको लगता होगा चुनाव में? जाहिर सी बात है, किसी को माँ सबको प्यारी है, अगर किसी माँ के ऊपर आप टिप्पणी करेंगे तो जनता उसके साथ खड़ी हो जाएगी। पश्चिम बंगाल को एकदम अलग थलग रखती है ममता बनर्जी, और ये सबको पता है। ये सबको ऐसा लगता है कि जैसे देश का एक अलग हिस्सा ही है पश्चिम बंगाल, और मेरे हिसाब से देश के लोग ये मान ले बैठे हैं कि वाकई में पश्चिम बंगाल जो है वो भारत का एक अलग हिस्सा है, भारत है ही नहीं। तो क्या लोगों के अंदर क्या अवेयरनेस आनी चाहिए, और क्या लगता है ममता बनर्जी अब की बार आएंगी, बीजेपी आएगी? अब बीजेपी को मैं तो यही कहूंगा कि भैया बहुत तेजी के साथ वहां कैंपेन चला के और अपना ज्यादा थोड़ा सा वहां पर समय दे तो लोगों में इसकी जागरूकता बढ़े। तो अगर बीजेपी वहां आती है तो बदलाव होगा। जो दूसरी कौम के लोग हैं उनमें थोड़ा सा राहत आएगी, क्योंकि वो जबरदस्ती काम कराना चाहते हैं। इसी पर एक और सवाल है, जैसे अपने इस समय योगी बाबा की सरकार है और वो बड़े बेबाक हैं हर चीज पे, चाहे वो अपना ये ज्ञानवापी मस्जिद हो, चाहे ताजमहल हो, या मथुरा का केस हो, या राम जन्मभूमि का मुद्दा हो, सब पे बेबाकी से बोलते हैं। लेकिन अभी 2-3 दिन पहले की बात है, कानपुर में आई लव मोहम्मद के पट्टे लगाए गए और वहां पर
आरोप ये आया कि हिंदुओं के जो पर्चे लगे थे उनको फाड़ा गया, फिर उस पे लगाया गया। उसके बाद जब वाद विवाद हुआ तो अचानक इनकी तो भीड़ भी अचानक आ जाती है ना, देर नहीं लगती, तो भीड़ आ गई और भीड़ ने आके हो हल्ला मचाना शुरू कर दिया और सर तन से जुदा के नारे भी लगे शुक्लागंज में दुर्गा मंदिर के सामने से, ठीक है। तो ये सब भी हुआ, लेकिन उसके बाद फिर AIMIM के जो अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पार्टी के, असदुद्दीन ओवैसी हैं, उन्होंने ट्वीट भी कर दिया इस पे कि वैसे आपको मैं उस पे आगे आऊंगा कि बहुत सारे नेताओं को यही लगता है कि मुसलमान भारत में खतरे में है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन आपको क्या लगता है कि छोटी छोटी बातों पे, और जब झूठ फैलाया गया कि पुलिस ने उन लोगों पे आई लव मोहम्मद लिखने की वजह से FIR किया, जबकि बात ये थी कि उन्होंने जो वहां पे उपद्रव किया, पर्चे फाड़े हिंदुओं के, उसका संज्ञान लेकर के पुलिस ने कार्रवाई की है। तो ये गुमराह करके, जहां तक पुलिस की कार्रवाई का सवाल है, जो मेरे संज्ञान में आया है, आजकल तो एक छोटी सी सभा भी आप करते हो उसकी परमिशन आपको लेगा। हाँ, परमिशन नहीं ली उन्होंने, तो वो पूरे मामले का कहीं कोई मतलब नहीं ली गई, प्रशासन से कोई उन्होंने परमिशन नहीं लिया। अगर लेते तो साथ में पुलिस चलती, सिस्टम बढ़िया चलता ताकि ऐसे हादसे न हो। लेकिन इस आपके जिले का सबसे बड़ा एक जाना माना मंदिर है दुर्गा मंदिर, और उसके सामने से छोटे छोटे बच्चे सर तन से जुदा के नारे लगाते निकले, हमारे पास उसके कई वीडियो हैं, और निकले नारे लगाते हुए। इसको आप कैसे देखते हैं? हम वही कह रहे हैं कि अब हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में इतनी कट्टरता के साथ कोई चीज पढ़ाई नहीं जाती। उनके यहाँ जैसे अपने यहाँ कथा होती है घरों में, ऐसी कथा भी अगर उनके यहाँ होती है तो मौलवी जी को बढ़िया एक माइक दिया जाता है, और महिलाएं बच्चे जितने लोग सामने बैठते हैं 1 2 3 घंटे तक, कहीं कहीं तो 4 घंटे तक उनको वो अपने धर्म के प्रति कट्टरता का पाठ पढ़ाया जाता है। वो कट्टर है, वो ऐसी जुलूस, ऐसी चीजें निकाल के, बहुत दिनों से बंद है ये सब, तो निकाल के वो जितने और सारे लोग हैं उनको लाठीचार्ज हुआ, फिर आक्रोशित करना चाहते हैं, और एकता सोचते हैं, वो सोचते हैं कि इसी में हमारी एकता होगी, और जहां जहां तक ये बात जाएगी सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे। तो जैसे इस समय बहुत प्रचलन में है बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो है, उनका काम आपको कैसा लगता है? प्रेरित कर रहे हैं लोगों को? प्रेरित कर रहे हैं वो कि सनातन धर्म के लिए हिंदू राष्ट्र ये बढ़िया से घोषित हो जाए। और योगी जी ने तो पहले ही कहा था कि अगर सनातन हिंदू राष्ट्र घोषित होना होगा देश को, तो उसकी शुरुआत हम उत्तर प्रदेश से करेंगे। उत्तर प्रदेश को पहले हिंदू राज्य घोषित कर देंगे। अब देखो उस पर जब समय आएगा तब वो लोग कार्रवाई करेंगे। अभी कैंसर हॉस्पिटल का शुरुआत उन्होंने किया है, और मोदी जी और हमारे यहाँ की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी भी वहां पर आई थी, उसमें भी काफी विवाद हुआ कि उनके पास, क्योंकि वो हिंदुओं का प्रचार कर रहे हैं, इसलिए हमारे बड़े शीर्ष नेता पहुंचे वहां पर। हाँ, यही कारण है। हिंदू, अब जाहिर सी बात है, अब सब हिंदू, भारतीय जनता पार्टी को हिंदू पार्टी के रूप में देखा ही जा रहा है, ज्यादातर लोग देखते ही हैं और कहते ही हैं। अगर आपकी बात की जाए तो अगर हमारे दर्शक ये जानना चाहें कि आप कौन सी पार्टी के साथ काम करना पसंद करते हैं, किसकी आइडियोलॉजी आपको पसंद है? आइडियोलॉजी कह लीजिए, अभी तक तो पार्टी का कोई इतना वो नहीं है, लेकिन हम देशभक्ति वाले लोग हैं, जो भी अच्छा काम करेगा। हाँ, यही मेरा फंडा भी रहता है, देश को आगे बढ़ाने वाले लोग। अभी मैंने मेरा रोज जो है द इम्पैक्ट शो आता है टीवी पर भी, और यूट्यूब पे भी लिंक मिल जाते हैं, तो रात में लगभग 9 बजे का मेरा डेली का रहता है शो। तो उस पे मैंने किया था, तो मैंने राहुल गांधी का यात्रा का और ये सब जो कर रहे थे, चुनाव आयोग पे जो आरोप बेबुनियाद लगाए, मेरे हिसाब से बेबुनियाद है, तो उस पर मैंने किया था। तो कई लोगों के कमेंट आए कि भाई आप जो है एक तरफा बात करते हो, ऐसा करते हो, वैसा करते हो, जबकि कई ऐसे टीवी चैनल हैं जो चीजों को छिपा देते हैं। जैसे राहुल गांधी हैं, मीडिया का अपमान करने के अलावा उनका कोई काम नहीं, लेकिन फिर भी मीडिया उनके पास जाती है और बोलते हैं हम बम फोड़ने वाले हैं, इस बार हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे, और वहां पहुंच के पता चलता है कि ये तो बात ही बेकार है, कुछ है ही नहीं। कभी कभी ठीक बातें बोलते हैं तो लोग ये कहते हैं कि लग रहा है कहीं से हफ्ता पदन की ट्रेनिंग लेके आए हैं, ऐसा लोगों में चर्चा रहती है राहुल गांधी। अच्छा, वो इसमें अपना कार्यक्रम में नहीं पहुंचे 15 अगस्त के, हाँ, लाल किले नहीं गए, और उसके बाद जब उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह था वहां भी नहीं गए, बल्कि छुट्टी मनाने तो चले जाते हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे? क्या मतलब इतनी गैर जिम्मेदारी होने के बावजूद वो अपने आप को पीएम पद के उम्मीदवार देखते हैं, और कांग्रेस मतलब उन्हीं को घिसा पिटा रिपीट पे रिपीट लगा के, तो मतलब, और आप देखते हो सदन के अंदर कितनी मतलब मानसिकता कैसी है, ये तो आप जान ही रहे हैं। और चुनाव को एक युद्ध के रूप में देखना चाहिए, ये भी आप जान ही रहे हैं। बिल्कुल, जनता भी सब कुछ जानती है। तो मान लीजिए कोई सशक्त पार्टी सत्तासीन है और उसको हटाना है, तो उससे 3 गुना ताकत के साथ आपको चुनाव के समय, या हर समय हम तो कह लेंगे, जैसे भारतीय जनता पार्टी हर समय चुनावी मोड में रहती है,
इस तरह से आपको भी उस मोड में रहना पड़ेगा, तब आप कहीं न कहीं सफलता पा पाएंगे। अब हम बात पहले करते हैं आपके क्षेत्र की। तो जैसे आप पहले सेना में थे, फिर आप वापस आए, आने के बाद आपकी धर्मपत्नी जी ने चुनाव लड़ा और वो जीत गई, और ऐसे कैंडिडेट को हराया जो कि कई वर्षों तक लगातार मेरे हिसाब से रहे, हाँ, है ना। तो उसके बाद आगे आपका विजन क्या है आगे के लिए? देखिए, आपने हराने की बात कही है जी। मैंने जीतने के बाद गांव के लोगों से भी यही बात कही थी कि मैंने हराया किसी को नहीं। अवसर दिया जनता ने आप? हमने हराया किसी को नहीं है, लोगों ने हमको जिताया है। हमने किसी को हराया नहीं। लोगों को, इस गांव के लोगों को ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी। तो 26 मिशन है, और 26 चुनाव तो आरक्षण आएगा तो चुनाव तो लड़ना ही है। मतलब अभी कुछ जिन कामों के लिए लोग हमको लाए थे, तकरीबन काम पूर्ण हुए, लेकिन कुछ काम बाकी रह जैसे गए। कुछ इंपॉर्टेंट काम आप बता पाए जिससे बाकी लोग भी देखें, जो बाकी लोग अपना चला रहे हैं, तो अपनी कुर्सी पे बैठे हैं, तो बहुत सारे मैंने ऐसी भी जगह देखी जहाँ पे काम हुआ भी नहीं है। हाँ, मैं आपको हमारे यहाँ का भी बता सकता हूँ, काम वाम नहीं हुआ। तो कहने का मतलब आप क्या विजन लेके चले थे, आपको क्या कितना सेटिस्फेक्शन है कि हाँ इतना तो मैंने कर लिया और अभी तो टाइम बचा है 5-6 महीने का, इतना हम कर लेंगे? 80% काम जहां तक मेरे को लगता है मैंने पूर्ण कर दिया है। आप 2 गांव है मेरी ग्राम पंचायत में, दोनों को घूमिए, एक भी कच्चा रास्ता आपको नहीं मिलेगा, पूरा पक्का, सबको पक्का किया गया है। जो जर्जर हो गए थे बहुत पहले, जो प्रधान या अन्य लोगों के द्वारा बनाए गए थे, उनको हटा के नई इंटरलॉक बढ़िया से कराने का काम किया गया है। जो नालियां बहुत जर्जर हो गई थी, उनको ठीक कर दिया गया है। इसके बाद विद्यालय में आए समय लगेगा तो जरूर देखने जाइएगा, बढ़िया एकदम, हम उसमें पढ़े भी हैं 5वीं तक, उसको एकदम बेहतरीन किया है। अभी उस विद्यालय में कुछ काम और है, एक सोलर लगवाना है और कैमरे लगवाने हैं और एक बड़ा ऑनलाइन वाला एक बोर्ड लगवाना है। तो ये विद्यालय के काम बचे हैं। विद्यालय के बाहर अब उसके लिए प्रधान का फंड इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो हमने आम जन से सहयोग मांगा और बाबा साहब की और सरदार पटेल जी की मूर्ति लगी है। तो जो मूर्ति लगी है उसमें मतलब कैसा था, फंडिंग या? हाँ, लोगों ने उसमें सहयोग किया। 5,000 से ऊपर के जो सहयोगी थे, उसके नीचे सहयोग हमने किसी से लिया ही नहीं। तो उनकी मूर्तियां लगा के आप क्या संदेश देना चाहते हैं? उनकी मूर्तियां लगा के तो हम यही संदेश देना चाहते हैं कि उनके पद चिन्हों पे, जो युवा यहाँ का तैयार हो रहा है, उनके पद चिन्हों पे चले। सरदार पटेल जी, आपको मालूम ही, चर्चा हो चुकी है कि जो विभाजित लोग थे उनको जोड़ा है। तो हम भी गांव के जो युवा हैं या जो बुजुर्ग हैं, जो इस तरह के कार्यक्रमों में सहभागिता करते हैं, उनसे तो हम यही कहते हैं भैया तोड़ो ना, जोड़ो लोगों को। और बाबा साहब की जो मूर्ति लगी है, उनके विजन तो एक ही, आपको मालूम है कि जो सबसे गरीब से गरीब बच्चा है वो भी पढ़ जाए और शिक्षित हो जाए। हमने अभी सुना है कि आप एक द्वार बनवाना चाहते हैं सरदार पटेल के, द्वार बनवाना चाहते हैं। उसी जो जहाँ मूर्ति स्थल है, उसी से थोड़ा आगे, जैसे हाईवे से नीचे उतरेंगे जी, तो बन जाएगा, तो थोड़ा सा लुक उन मूर्तियों का भी बढ़ेगा और साथ में ग्राम पंचायत। उसमें क्या चुनौतियां आ रही हैं? द्वार बनाने में कोई चुनौती नहीं आ रही है, ये हमारा पद छोटा पड़ रहा है उसके लिए, ये तो प्रधान आपको करवा नहीं सकता। आगे आप भविष्य में प्रधान से ऊपर के पद पे ट्राई करेंगे? जनता जहां तक ले जाना चाहेगी हम जाएंगे। आपकी क्या इच्छा, जनता आपसे क्या उम्मीद करे कि आगे आपको थोड़ा ऊपर जाते देखेंगे? अब अवसर देगी तो जरूर जाएंगे और बड़े काम करेंगे। भाई यहाँ करके हमने उनको दिखाया कि इस तरह हम कर सकते हैं, अगर आप और मौका देंगे तो और जगह करके दिखाएंगे। तो दिवाली के बाद कार्तिक के महीने में मेला लगता था, 3 दिन का लगता था, अब 5 दिन का मेला लगता था। आपने उसको 5 दिन का किया और उसके साथ साथ आपने उसको महोत्सव बनाया, तो ये सोच कहाँ से आई? महोत्सव बनाने की सोच में बाद में आएंगे, पहले आपको बताएं, ये मेला हमारे यहाँ करीब 40 वर्षों से लग रहा है। पुरानी हटिया गांव में लगती थी, फिर इसको यहाँ लाया गया। 2 दिन का मेला पहले लगता, फिर वो 3 दिन का मेला हो गया बढ़िया से। उस समय भी जो लोग थे उन्होंने दिन रात मेहनत करके अपने सर पे मिट्टी उट्टी ढो के कच्चे रास्तों को ठीक करते थे। गंगा स्नान जाने वाली गाड़ियां रोज यही से होके निकल जाएं, ताकि जब वापस आवे इसी रास्ते से तो मेला में रुके, तो मेले की थोड़ा सा रौनक बढ़े। तो यही जरिया होता था पहले। हाँ, इसी हिसाब से हमने भी अपनी उसको वो किया। फिर 4 दिन का किया पहले साल। दूसरे साल दुकानदारों की ये आवाज आई कि भैया बढ़ा दो। हाँ, अब इतनी लगाते हैं तो कम से कम 5 दिन मेला हो तो थोड़ा सा हम लोग दुकानें लावें।
बीच में अब ऐसे लोग रहे कि उन्होंने मेला को समाप्त कर दिया। हाँ हाँ, बहुत कम बालू हो गया। वालू डंप हो गई सब, हाँ, उसको ना जगह हटाना, ना जगह को घेर लिया। फिर 2021 में जब पहली बार मेला लगा तो मेरे सामने एक बड़ी चुनौती थी कि बालू कैसे हटाया जाए। बालू को हटाने के लिए हम लोग कहते थे अगर बालू हट गई तो उसको इस तरह से देखा जाएगा कि धारा 370 जैसे हटी है हालात उस हो तरह गए। से बालू हटने वाली बात हो जाएगी। अरे बाप। कोई नेता कोई हाथ धरने को तैयार नहीं। हम साक्षी महाराज जी के पास गए, महाराज जी ऐसे ऐसे बालू पड़ी है उसको हटवाना। वो आए भी थे उस टाइम महोत्सव में, पहली बार आए थे। तो उन्होंने डीएम साहब से बात की और उन्होंने कहा कि डीएम साहब ने शायद उनको कहा कि महाराज जी इतनी जल्दी कैसे हट जाएगी। और कई लोगों से हमने डीएम साहब के पास फोन करवाए थे तो उन्होंने, महाराज जी ने कहा कि बालू भी फौजी नहीं हट पाएगी, अब अगले साल तक हटेगी। तो उनकी बात से हम पीछे नहीं हटे, गाँव वापस नहीं आए, वहीं से हम डीएम साहब के पास चले गए। तो डीएम साहब को जैसे ही, वो रविंद्र कुमार सर थे, जैसे हमने उनको बताया कि हम उदल फौजी ग्राम पंचायत उज्जैन से, तो खड़े होकर डांटने लगे और किस किस से फोन करवाओगे और तुम ये है वो है। तो हम थोड़ा सरेंडर हुए और हमने कहा कि सर हम फौजी आदमी हैं, हमको ये गांव क्षेत्र के और सिविल समाज से कोई ज्यादा सरोकार अभी तक मतलब नहीं रहा फोन है। करवा देने पे भी नाराजगी है पुलिस हाँ, की? तो अभी तक कोई हमारा सरोकार नहीं रहा है। अब जो बताने वाले लोग बता देते हैं कि अरे दीक्षित जी से फोन करा दो, अरे महाराज जी से करवा दो, जाए उनके लगे चले जाओ तो शायद लाला हट जाए, तो वही सर हम कर रहे हैं। क्या चाहते हो? हमने कहा हम चाहते हैं कि बालू वहां से साइड हो जाए। अरे तो कहनी ये बोलो ना, फिर बालू शिफ्टिंग करानी है। उन्होंने तत्काल खनन वाले को, इंस्पेक्टर को फोन किया, वह ये उदल फौजी है आपके पास आएंगे, इनकी मदद करो। फिर उन्होंने एसडीएम साहब से बात कराई, एडीएम साहब एक बीच में आए, उनके द्वारा कॉन्फ्रेंस हमारी बात करा दी गई। फिर हम उन लोगों के नाम नोट कर लिए, नंबर नोट कर लिए, उनके पास जा जाके और उस बालू को उसी 15 दिन के अंदर, बगल में गड्ढा था वही शिफ्ट कर। बालू पूरी खराबी हो चुकी थी, पेड़ जग गए, शिफ्ट होकर बढ़िया हो गया। गुरु पूर्णिमा के दिन भी आप बड़ा उत्सव करते हैं, गुरुओं की सेवा, उनका सम्मान, पत्रकारों को भी सम्मान। अब आपको हमने इस पर तो पहले ही बता दिया है कि गुरु पूर्णिमा, गुरु ही हमारे लिए सब कुछ है। गुरु पूर्णिमा के दिन ही हमने बाबा को स्थापित भी यहाँ किया है यहाँ पे, और उससे तब से अनवरत वो जागरण, वो गाना बजाना और गुरुओं का सम्मान बराबर चल रहा है। पहले से अब आपके ग्राम पंचायत को अगर लोग 2 शब्दों में समझना चाहें कि पहले से अब में क्या बदलाव आया? पहले से अब में बदलाव, अब नाली खड़ंजा तो सभी लोग बनाते हैं, हम तो ये नहीं कहेंगे कोई नहीं बनाता है, जिसके दौर में जैसा रहा वो बनाता है। हमने जो मुख्य कार्य किए हैं वो एक तो आपके सामने है ही है। बिल्कुल, विद्यालय को बढ़िया किया है, मूर्ति बढ़िया से लगवाई है और कोशिश की है कि लोगों से किसी काम के बदले पैसा न लिया जाए, ना लिया, और सबको एक समान देखा है हमने, भेदभाव किसी से किया नहीं। 60 साल की आपकी उम्र हो जाए, 61 के आप हो गए, आपने फोन कर दिया आपकी पेंशन बनेगी, तो उसके एवज में किसी से कोई पैसा नहीं लिया गया। जन्म इजी टू रीच है। हाँ, लोग बड़ी आसानी से आपको बता दें कि कोई घर में बीमार पड़ेगा तो एम्बुलेंस को फोन नहीं करेंगे, वो, उनको मेरा पूरा नंबर याद है, लाला आज बहुरेवा कैसे ऐसे होगा, तुम कानपुर तक चले गए, फट दलाला पहुंचे या यहाँ दिखावा है तो हम एम्बुलेंस, हमारी गाड़ी नहीं है तो एम्बुलेंस बुलाएंगे, फटाक से उनको लेके हॉस्पिटल ले जाएंगे, वहाँ जैसी स्थिति होगी आगे ले जाना है तो आगे ले जाएंगे। ज़्यादातर मेरी ग्राम पंचायत के युवा सेना में है, कम से कम 40 से 45, तो वो वहाँ हैं और कई लोगों की धर्मपत्नियां भी उनके साथ हैं, तो यहाँ बच जाते हैं उनके मम्मी और पापा, वो भी हैं बूढ़े, तो उन पर थोड़ा हमारी ज़्यादा नज़र रहती है। कोई बीमारी हुई या कुछ दिक्कत आई तो फटाफट बैठाए और ले गए एयरफोर्स हॉस्पिटल, दिखवा दिया, कहीं बाहर जरूरत पड़ी तो बाहर दिखा दिया। जब उनका लड़का आएगा तो हमारा उसका हिसाब किताब हो जाएगा कि भैया आपने मम्मी के इलाज में 50,000 रुपये लगाए थे, 20,000 लग गए थे, कितनी दवाओं में खर्चा आया था वो बता दीजिए, कैसे क्या हुआ, तो वो हो जाएगा। लेकिन मम्मी पापा को उनके पता नहीं चलेगा कि मेरा लड़का सरहद पे है, हम उसकी मदद कर देंगे। विद्युत विभाग को कैसे देखते हैं, क्या बदलाव आया या वैसे ही व्यवस्था उनकी? विद्युत विभाग को तो भैया सभी लोग उससे परेशान हैं, बहुत ज़्यादा तो सुधार नहीं कर पा रहे हैं। 6 महीने पहले हम 4 साल से प्रार्थना पत्र दे रहे, एक काम का, एक गाँव में 4 खंभों में लाइट नहीं थी, तार ही टूट गया था, तो जब जाएं तो पहले तो उल्टे सीधे सवाल होते थे, और तार कहाँ गया, तार वाले को लाओ। हम कहा भैया हमारी प्रधानी पहले वो हिम्मत तार नहीं, हम आपको कहाँ से लिख के देंगे। फिर विधायक जी हर बुधवार के यहाँ कैंप लाने के लग गए, तो उससे थोड़ा सा बदलाव सुधार हुआ, तब उन लोगों ने कहा भैया हम बदलवा देंगे, फिर भी नहीं बदले गए।
फिर मौर्य जी उस दिन आए, आना था, हेलीपैड वहीं बनना था। तो वो बिजली विभाग वाले आए, कहने का बंद कर दो मूंद दो तला। हम कहा मूंदो मूंदो ना, हम खोल के दिखावे का, पिछले 5 साल से हमारा लाइट नहीं आई। अरे कहें प्रधान जी यो कोनो गुस्सा का टाइम नहीं, हम कहा हम आपको बता रहे हैं। एक्शन भी आए थे उस समय, यही साहब भी थे, उन्होंने कहा भैया भाई रातों रात डरो। फटाफट तार का बंडल आया, वो दो तीन खंभों 4 खंभों खींच दिया। वहां मंदिर भी था, बहुत दिन से मतलब अगर कोई बड़ा नेता नहीं आएगा तो मतलब विभाग काम नहीं करता है। देखो ट्रांसफार्मर टंगा हुआ है उसमें, और कई बार ऐसा होता है कि अगर शाम को 5 बजे 6 बजे बिजली खराब होती है तो फिर पूरी रात काम उसको सही नहीं करेंगे, फिर अगले दिन आएंगे सही करने, ऐसा भी कई जगह ऐसा है। लेकिन हम तो बड़ा निवेदन कर कैसे, क्योंकि रात भर अगर अकड़ो गुकड़ोगे तो भैया आप इतने बड़े नेता तो हम ही नहीं कि उनका हम कोनो कार्रवाई, लेकिन उनकी ड्यूटी है। तो हाँ ड्यूटी है, लेकिन हम तो अपने गांव के लिए बिजली के प्रति, क्योंकि बिजली इंपॉर्टेंट है आज के समय में, क्योंकि एक समय में अब वो बिल्कुल वो बन चुका है, मान लीजिए एक जरूरत बन चुकी है। हाँ, क्योंकि अब ना आदमी के पास दीपक जलाने की व्यवस्था है, ना केरोसिन है, कुछ है। हमारे गांव में बिजली खराब होगी, उसी रात को चाहे 11 बज जाए, चाहे 12 बज जाए, चाहे 1 बज जाए, हम उसको उसी रात ठीक कराएं। और लोग हमारे पास ही उसके लिए फोन करते भी हैं कि लाला बिजली खराब होगी। हर खंभे में लाइट लगवाते हैं हर साल। अभी बारिश बहुत ज्यादा इस बार हुई है तो बहुत सारे खंभों की लाइटें खराब हो गई। तो अब ये दिवाली आ रही, दिवाली से पहले हर खंभे पे लाइट हो जाएगी पूरे गांव में, कहीं टॉर्च लेके आपको जाने की जरूरत नहीं है। लोग जो बाहरी लोग आते हैं वो खुश होके जाते हैं, कहें भैया जान पड़ता है ग्राम पंचायत उन्हें नगर पंचायत मांगे। तो हमने कहा काहे, कहीं वार्डों के बढ़िया नाम लिखे हैं, गलियों के नाम लिखे हैं, ये भी काम हमने किया है। 13 वार्ड है हमारी ग्राम पंचायत में, 13 के नाम हमने अलग अलग रखे हैं। एयरफोर्स मोहल्ला, पुलिस मोहल्ला, नेवी नगर, किसान मोहल्ला, और एक जहाँ हमारे मुस्लिम भाई उधर रहते हैं। तो हम मुस्लिम भाइयों से यही, मुस्लिम भाइयों से थोड़ा हमारा, लोग कहते हैं कि तुम्हारे मुस्लिम भाइयों से तालमेल ठीक नहीं है, और बाहर जगहों से लोग फोन करते हैं। तो हमने कहा कि हम चाहते हैं कि आप एपीजे अब्दुल कलाम जी की तरह रहिए। बिल्कुल। तो हम तुम्हारे एकदम बढ़िया से रहेंगे, तुमको रखेंगे और सब कुछ व्यवस्था होगी। अगर आप औरंगजेब बनोगे या वो बाबर, यहाँ वाले जो ओवैसी अभी जेल में थे और खत्म हुए, क्या नाम, जो पूजा पाल वाले, वो क्या नाम, हाँ वो अतीक अहमद वाली, मुख्तार अंसारी की तरह जीना चाहोगे तो भैया आप जैसे मर्जी वैसे जियो। उसके लिए तो हम अच्छा, क्या मुसलमान बदलाव चाह रहा है कि वो अभी भी वही धर्म वरम में अटका पड़ा है? हिंदुस्तान को अपना पाया मुसलमान? कुछ हैं जो चाहते हैं कि अपना, बिल्कुल चाहते हैं, अब्दुल कलाम उसके उदाहरण है। हाँ, कुछ लोग हैं कि वो पेले पड़े, उनका रह नहीं दे रहे हैं, तो इसके लिए कैसे। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट विभाग होता है अपने यहाँ, पुलिस का, उसको आप कैसे देखते हो? पुलिस सुनवाई होती है यहाँ किसी की, अगर कोई समस्या हो जाए आम आदमी की, सुनवाई होती तुरंत, या परेशान होता है वो, या पैसे देने पड़ते हैं? कुछ थोड़े बहुत नियम कानून हैं। हम तो ये कह सकते हैं कि पहले से थोड़ा सुधार है। पुलिस में आप गए तो थोड़ा बहुत तुमका तसल्ली दे दी जाएगी, अधिक यही सामने वाली पार्टी कैसी है, हाँ, उसके अनुसार आपका काम होगा। तो कई बार अच्छे से हो जाते हैं, कई बार अच्छे से नहीं रहते हैं। अच्छे रहते हैं तो वो उसको अच्छे दृष्टि से निपटा पाते हैं, जो वही तनाव वाले आए चले। अच्छा, ये हाईवे जो बना, इसमें कई जगह अभी पीएनसी ने उतारा नहीं दिया है, आपने उस पर वीडियो भी किया बनाया था। हमारा एक उतारा है आनंदी देवी के मंदिर के पास। हाँ, अब नहीं बनाया, उसमें 3 हादसे हो चुके हैं। मेरी खुद की जानकारी में 2 लड़के खत्म हुए, एक सैदपुर का, एक पाही का, और एक बाहरी लड़का कोई खत्म हुआ। और 2, एक स्कॉर्पियो ट्रैक्टर का एक्सीडेंट हुआ, एक कार का और एक और किसी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, पिकअप का एक्सीडेंट हुआ। एक हमारे गांव के प्रधानाचार्य का, और एक फतेहपुर से कोई गाड़ी आ रही थी पिकअप, उसका एक्सीडेंट हुआ वहीं पे। एकदम से चढ़े सीधे हाईवे पहुंच गए। हाँ, वो डायरेक्ट अच्छा, आप वो एंट्री ले रहे हो। ये मानवीय गुण भी है ड्राइवर का कि जैसे चढ़ाई पे चढ़ रहा है, अगर पहले से बढ़िया स्लोप मिल जाए, धीरे धीरे आएगा, वो देख लेगा दोनों तरफ, मुड़ जाएगा। और डायरेक्ट चढ़ाई चढ़ रहे हैं तो सोचता है आदमी कि यार भाई पीछे गाड़ी ने चली जाए, थोड़ा तेज। नहीं, वो टी पॉइंट भी है। हाँ, आप उसको टर्न डायरेक्ट कर भी नहीं सकते हो, आप नीचे चले जाओगे। तो ये स्थिति है। और 80% जगह कट भी है, वहाँ कट भी है, और 80% अभी भी हाईवे का ये हाल है कि बाउंड्री दोनों तरफ नहीं है। हाँ, नहीं है, चालू कर दिया है, पूरी तरह से बन नहीं पाया है, चालू कर दिया है। अच्छा, दूसरा, ये तो हाईवे वालों की बात हो गई, पीएनसी वालों की बात हो गई। अब बात है कि पहले सकरा रोड था, हम लोग आते जाते थे, वो मानसिकता भी हमको बदलनी पड़ेगी, उस पर चलने का तरीका। इस पे एक पॉइंट मेरा भी है। हाँ, जब हम लोग मतलब छोटे थे तो हम लोग देखते थे बहुत सकरा रोड था, और आज तो इतना बड़ा हाईवे बन गया, मतलब आप एक्सप्रेसवे की कंपैरिजन में आप ले सकते हो।
लेकिन वो समय था जब आपको सड़क पे एक भी जानवर नहीं दिखता था। हाँ, और आज आपको जानवर बहुत ज्यादा दिखेगा। अब वो हाइट पर हो गया है, बढ़िया हवा लगती है, मच्छर लगते नहीं है, लाइट जो जल रही है तो वो भी अपना आशियाना वही बना लेते हैं। तो यही सब चल रहा है। तो बहुत सोच समझ, खासकर मोटरसाइकिल वाले भाइयों से तो मैं ये आपके माध्यम से आग्रह कर रहा हूँ कि भैया 2 पट्टियां बनी है, एक लेन, एक साइड में 3 लेन बने हैं, एक थोड़ा पतला, हाँ, 2 चौड़े। दो तो चौड़े वालों को बड़ी गाड़ियों 4 पहिए के लिए छोड़ दीजिए, आप किनारे वाली पट्टी में चलो, तो शायद बचाव हो जाए। 1-2 लोगों में तो चलता हूँ, तो हमारी आदत है, तो हमारे जो स्टूडेंट मिल जाते हैं उनको टोकता भी हूँ, अरे तुम बीच में क्या चल, तो किनारे क्यों नहीं चल रहे हो? तो कहें गुरुजी किनारे का चली, सामने तो आ जाती है। अरे बहुत, तो अभी मानसिकता लोगों की नहीं बदली है कि अगर इधर आना है, कट नहीं जाते हैं, वहां जाकर कट ले ले। वो इस पर पुलिस को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, कोई कहे चाहे न कहे, 100 नंबर को भी और पुलिस को भी, बिना कहे, मतलब जहाँ पे थोड़ा संदिग्ध जगह है वहां पे थोड़ा वो नजर रख ले, गाड़ी वहीं खड़ी कर लो, 100 नंबर की कहीं खड़ी करना है, 112 की तो टोक दो, भैया यहाँ कहाँ, उधर चलो, तो थोड़ा सुधार धीरे धीरे हो सकता है। हाँ, लोगों में सुधार ला सकते हैं। और नहीं तो मैं तो बुरी बात कह रहा हूँ, हर घर से एक आदमी जाए। नहीं बिल्कुल, अगर आप चलने नहीं सुधारोगे तो हर घर से एक डेथ होगी, तब सुधर पाओगे कि छुटके वाला लड़का खत्म होगा तो भैया धीरे चलो, भैया छुटके, भैया एमा खत्म हो गया। हर घर से होगा, अगर चलने नहीं सीखेंगे तो। मैं तो आपके माध्यम से उनके मदर फादर को यही बोल रहा हूँ कि जब भी बच्चा निकले तो बताओ लाला किनारे चलो, धीरे में चलो। हाँ, एक समय दोबारा लौट आया कि आप जाने से पहले टोकते थे, जैसे पहले की आराम से जाना, कोई बोल ही नहीं रहा, लेके गाड़ी निकले, सड़क निकल गई। डीएम साहब करें बिना हेलमेट को नहीं चलेगा उनसे, लेकिन अब कोई इसी पे अमल नहीं है, पुलिस भी अमल नहीं करना चाहती उच्च अधिकारियों का, लेकिन चल रहा है। तो आप कोई विशेष संदेश अगर आखिरी में देना चाहें दर्शकों को अपने जीवन के अनुभव के हिसाब से? मेरा एक ही शुरू से एकेडमी के बच्चों के लिए भी है, ग्रामवासियों के लिए भी है, इच्छा शक्ति, मेहनत और सफलता, ये हमारा एकेडमी का मोटो है। अब उसको ट्रस्ट भी मैंने बना दिया है, बहुत सारे उस ट्रस्ट के माध्यम से भी अब काम करना शुरू किया है। तो किसी भी कार्य को आप करने के लिए जा रहे हैं तो इच्छा शक्ति अपनी मजबूत कर लीजिए, कि पुलिस में जाना है, कि फौज में जाना है, बैंक में जाना है, करना क्या है, प्रधानी चुनाव लड़ना है, विधायक बनना है, जिला पंचायत, जो एक इच्छा शक्ति वो मजबूत करो। जब आपकी इच्छा शक्ति मजबूत हो जाएगी तो आप मेहनत एम लेके चलो, कि तब आप मेहनत कर पाएंगे। अब यही नहीं मालूम कानपुर जाना है कि लखनऊ जाना है, तो फिर कैसे गाड़ी चलेगी? तो जब इच्छा शक्ति मजबूत हो जाएगी तो मेहनत होगी, और जब मेहनत होगी तो सभी लोग बोलते हैं सफलता आपको मिलेगी। तो इच्छा शक्ति, मेहनत और सफलता का ये मोटो है, इस पर लोगों को काम करना चाहिए। इम्पैक्ट भारत टीवी के लिए क्या कहना चाहेंगे, कैसा एक्सपीरियंस आपने ये शुरुआत की है, इसके लिए तो मैं यही कहूंगा कि आप सभी के पास जाके, मेरे ही पास नहीं, ऐसे जो भी अनुभवी लोग आपको लगते हैं, हमने एक नंबर जारी किया है और मैंने वीडियो के माध्यम से उसको शेयर कर दिया, मैं आपको भी शेयर कर दूंगा, उसमें नंबर भी है। और जिन लोगों को, जो भी व्यक्ति हैं, किसी भी पद पे है, एक आम गांव का नागरिक भी है या कहीं का भी, अगर वो भी चाहता है कि कोई अपनी बात रखना चाहे तो उस नंबर पे वो व्हाट्सएप कर सकता है, अपना नाम, अपना पता और क्या करता है वो, और अपना मोबाइल नंबर, तो हम उससे संपर्क करेंगे। तो ये जन जन की जो आवाज है ये सब लोगों तक धीरे धीरे पहुंचेगी। जैसे सब प्रधान, उनको ये पहुंचनी चाहिए, क्या दिक्कतें उनको आ रही, क्या दिक्कतें उनको नहीं आ रही, इन पे कोई बात नहीं कर रहा है ना एक्चुअली, क्योंकि नीचे के स्तर पे मेन शुरुआत कहाँ है भाई? पहली सीढ़ी अगर सही नहीं होगी तो आप 10वीं नंबर की सीढ़ी पे डायरेक्ट कैसे चढ़ोगे? वही चीज, तो उस पर कोई बात ही नहीं कर रहा है। तो आपको पहल अच्छी लगी हमारी ये? हाँ, बहुत अच्छी लगी। और इस तरह से अगर ये पहल पॉजिटिव चीजें, अब हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमको प्रधान बनाया गया या हम ये वाला काम कर रहे हैं तो सब अच्छा ही अच्छा हो रहा है। कहीं न कहीं आदमी झाड़ू भी मारता है तो कहीं न कहीं कूड़ा छूट जाता है। नहीं, वो स्वाभाविक चीजें हैं। आप इस पूरे परिक्षेत्र में हम झाड़ू सुबह मार दें, फिर आप आएंगे, फिर आप झाड़ू मारेंगे तो फिर कुछ न कुछ निकलेगा, फिर तीसरा आदमी आएगा झाड़ू मारेगा तो फिर कुछ न कुछ निकलेगा। तो लोग जहाँ काम करेंगे वहां उनसे गलतियां होंगी और कुछ न कुछ उनसे छूटेगा। लोग घर बनाते हैं तो वो भी छूट जाता है उनसे, अरे यार ये अलमारी ऐसी करा दे, थोड़ा तो ये पंखा ऐसी हो जाए, थोड़ा यहाँ हवा ज्यादा हो। हर काम कराने के बाद कुछ न कुछ त्रुटियां उसमें छूट जाती है। तो हम ये नहीं कहेंगे हमने जितने काम कराए उसमें कोई त्रुटि ही नहीं है, काम होगा तो त्रुटि होगी, लेकिन कोशिश की है कि अच्छे से अच्छा हो और बढ़िया चले। नहीं, बहुत बहुत आपको जो है, और जो मन को सुकून देने वाला एक काम हुआ है, एक ठंडा पानी की मशीन चौराहे पे हमने लगवाई। अच्छा, गर्मियों के दिनों में जब लाइन लगती है, लोग पानी पीने के लिए लगाते हैं, तो एक आत्मा को बड़ा सुकून मिलता है। सबसे पुण्य का काम है। हाँ, हमारे गांव में एक मोहल्ले का नाम हमने रखा है लघु उद्योग मोहल्ला। हमारा रस्सी बनाते हैं, सिकहार वगैरह बनाते हैं। अब तो ज्यादा तो लोग फेरी करने लग गए हैं। तो वहाँ
मेरे ख्याल से एक आध घर में शायद फ्रिज हो, बाकी किसी घर में फ्रिज नहीं है। तो उनके लिए एक बड़ा फ्रिज मान लो कि वो उसी से बोतलों में भर भर के पानी ले जाते हैं और खाना खाते समय सुबह शाम दोपहर में लोग बैठ के पी लेते। तो गर्मियों में ठंडा पानी आप जानते ही। हाँ, तो आप भी सजेस्ट करना हमें कि कोई और अगर बात करना चाहे। और भैया ने जितना बताया है, फ्री जिम है, तो जो लोग ज्वाइन करना चाहें फ्री जिम कर सकते हैं। एकेडमी है, जिन लोगों को आर्मी में जाना है, कुछ अच्छा अपने भविष्य के लिए करना है और इस देश की सेवा करनी है, जैसा भैया लगातार कर रहे हैं, चाहे जब वो आर्मी में थे और चाहे अब वो राजनीति से जुड़े हुए हैं। तो आप देख पा रहे होंगे, मैं आपको एकेडमी का भी पूरा एड्रेस डाल दूंगा, स्क्रीन पर आप देख लेना, नंबर मिल जाएगा। जैसे भी आप संपर्क करना चाहो। अच्छा पॉजिटिव काम कर रहे हैं और निगेटिव फैलाने वाले तो दुनिया में तमाम है, उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए और ना ही देने की जरूरत है। हम अच्छा करें, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और उसी तरह से इम्पैक्ट भारत टीवी भी अच्छा कर रहा है। तो आज का भैया के साथ जो हमारा इंटरव्यू है वो यही हम विश्राम उसे दे रहे हैं और इस उम्मीद के साथ कि जल्द फिर मुलाकात होगी, आगे की वार्ता उस पर हम करेंगे। तब तक आप देखते रहे इम्पैक्ट भारत टीवी।